Assalamu alaikum. My name is Kulsoom. My topic of presentation is assessment of intelligence, and my group members are Tasif, Zara, Toba, Tehzeeb, and including me. Firstly, I will tell you about our contents: introduction of intelligence, classification of intelligence, intelligence quotient, intelligence test, purpose, and WIS test. Firstly, I will tell about you intelligence. Intelligence is a goal-directed and adaptive behavior, a property of mind that encompasses many related abilities such as the capacities to reason, to plan, to solve problems, to think abstractly, comprehend idea, to use language and learn. इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी चीज़ को पर्पसफुली एक्ट करने की एबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में हमें किस तरह एक्ट करना है और किस तरह हमें किसी जगह पर एडजस्ट होना है, माहौल में एडजस्ट होना है या उस माहौल को अडॉप्ट करना है, और हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करना है, और हमने क्या प्लानिंग करनी है, और हमारे क्या आइडियाज़ हैं, और हम अपने जो बोलने का अंदाज़ है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, और हम कैसे लर्न करते हैं, और हम माहौल से क्या सीखते हैं और कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये सब जो है हमारी इंटेलिजेंस में आता है। अगर हम यूँ कहें कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है, और ये सबकी मुख्तलिफ है। मतलब कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, कोई जल्दी एडजस्ट हो जाता है, या फिर किसी का जो लर्निंग पॉइंट है वो जल्दी लर्न कर लेता है, कोई लेट लर्न करता है। तो इस तरह सबकी इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंस होती है। इंटेलिजेंस का मीनिंग: इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। वही कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं, उसे कैसे लर्न करते हैं, और उसे कैसे समझते हैं, और फिर उसे किस तरह जान लेते हैं। एक और डेफिनेशन: द एबिलिटी टू यूज़ मेमोरी, मतलब हम अपनी मेमोरी को कैसे यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करने की सलाहियत। नॉलेज, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट न्यू सिचुएशन। मतलब ये हमारी मेमोरी को यूज़ करने की सलाहियत, हमारे नॉलेज को यूज़ करने की सलाहियत, हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न आउट किया है, उसको यूज़ करने की जो हमारी एबिलिटी है, और या फिर जो हमारी रीजनिंग और इमेजिनेशन जो हैं उनको भी मतलब ये हमारा इंटेलिजेंस में आता है। और जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब कि जब हमें किसी प्रॉब्लम में हमारा कोई इशू है तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन, कि हमें नई जो सिचुएशन है, नई सूरत हाल है, उसे कैसे अडॉप्ट करना है या वहाँ पे कैसे एडजस्ट होना है। इंटेलिजेंस की क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस: इंटेलिजेंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू 3 काइंड्स। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। फर्स्टली हम बात करेंगे concurrent intelligence. Concurrent intelligence, this is related to concrete material. This type of intelligence is applicable when the individual is handling contract objects or machine. The person uses the intelligence in the operation of tools and instrument. ये जो इंटेलिजेंस है इसमें ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल्स का जो यूज़ है उसे मतलब किस तरह यूज़ करना है या उसे किस तरह बनाना है, मशीन्स को बनाना और मशीन्स का यूज़, और ये सब उसके ऑपरेशंस, टूल्स के, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना। जैसे हमारे जो इंजीनियर्स हैं और मैकेनिक्स वगैरह हैं, वो जो हैं वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस उनकी होती है। मटेरियल होता है उसके लिए उनकी इंटेलिजेंस होती है, उसके लिए मतलब उनके जो इंटेलिजेंस लेवल होता है हाई होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल इंटेलिजेंस। Social intelligence, it is ability of an individual to react social situation in daily life. It include the ability to understand people and act wisely in human relationship. Person having this type of intelligence know the art of winning friends and influence them. इसमें
सोशल इंटेलिजेंस जो है, इसमें ये वो एबिलिटी है कि हम जो अपनी डेली लाइफ है, जो हमारे सोशल सिचुएशन है, उसमें हमारे रिएक्शन क्या है, हम लोगों उसे किस तरह मेल जोल है, और इसमें कि हम लोगों को कैसे समझ रहे हैं, लोगों को समझने की सलाहियत, और फिर उन पे एक्ट कैसा करना है, और उनका रिलेशनशिप कैसा है। और जो लोग सोशली इंटेलिजेंस होते हैं, उनका जो बॉन्डिंग है वो लोगों से बहुत अच्छी होती है, और उन्हें पता है, और उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन्हें पता है, और उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू होता है, या फिर उनकी गुफ्तगू में जो लफ्ज़ों का चुनाव होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, और ये माशरे में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड होते हैं, और ये लोगों को समझने की जो इनकी जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक लीडर है, इसकी एग्जांपल में लीडर, मिनिस्टर, सेलमैन, डिप्लोमेट एंड सोशली इंटेलिजेंट। तो अगर हम एक लीडर की बात करें, तो वो यही करता है कि किस तरह वो लोगों को के जैसे लीड करता है, उनकी रहनुमाई करता है, मतलब उनके लिए हेल्पफुल होता है, हर तरह की सिचुएशन में वो उनका मददगार होता है, या फिर उसका लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा होता है। और अगर हम सेलमैन की बात करें, वो भी सोशली इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे कोई अक्सर यूजली कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेल्समैन आए होते हैं, या हम अगर जाते हैं मार्केट्स वगैरह, तो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं, वो जैसे अगर कोई चीज़ हम वैसे देख रहे हैं, बेशक वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं भी आई, लेकिन वो अपने गुफ्तगू के अंदाज से, और वो सोशल इंटेलिजेंस होने की जो उनकी एबिलिटी है, उसके थ्रू हमें कन्वेंस कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जैसे अगर हम मार्केट में कोई चीज़ देख रहे हैं, तो वो कहेंगे बाजी ये आपके स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा, ये बहुत अच्छा है, ये इस तरह, मतलब कि वो हम अगर हमें ज़्यादा पसंद ना भी हो, लेकिन वो अपनी जो उनकी अंदाज़ गुफ्तगू है, उससे हमें कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद हाँ, हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस जो है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स एंड रिलेटेड लिटरेचर। जैसे हम जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी क्लास में ज़हीन बच्चा, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ज़हीन है, तो वो मतलब ये नहीं कि वो ज़हीन नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंस की जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस उसमें आता है कि मतलब कि वो जो नंबरों को, लेटर्स को अडॉप्ट करने की उसकी जो सलाहियत है वो ज़्यादा है। वो जो निसाबी तौर पे पढ़ता है, या लिटरेचर पढ़ता है, या अदबी तौर पे कुछ पढ़ता है, तो वो उसे अच्छे से समझ लेता है। जैसे गुड टीचर, लॉयर्स, डॉक्टर्स, या फिर हमारी क्लास का एक अच्छा बच्चा, ज़हीन बच्चा बकौल हमारे। इसके बाद हम आते हैं गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। According to Gardner, there are 8 major kind of intelligence. गार्डनर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस की हैं वो 8 बड़ी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। वो लोग जो म्यूज़िकली तौर पे इंटेलिजेंस होते हैं, जो म्यूज़िक के बारे में जो वो अपने जज्बात को म्यूज़िक के थ्रू आउट बयान कर सकते हैं। वो उन्हें लफ्ज़ों की धार बांध सकते हैं, अपने लफ्ज़ों की, वो म्यूज़िक के थ्रू अपने इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशंस को बताने में इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस। इसके बाद वो कहता है बॉडीली म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के बाद आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें वो ये इंटेलिजेंस है कि कोई अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने की इंटेलिजेंस, जिसमें हमारे अगर हम बात करें तो एक्टर्स, डांसर्स वगैरह आते हैं, उनकी जो बॉडी मूवमेंट है वो ख़ासी अट्रैक्टिव होती है, और वो अपनी बॉडी मूवमेंट से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और या फिर जो हमारे एथलेटिक्स या प्लेयर्स जो होते हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनमें होता है कि वो मतलब किस तरह उन्हें वो स्पोर्ट्स वगैरह में अपनी बॉडी को मूवमेंट करा लेते हैं।
इसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसमें ये जैसे वो जो है वैसे इंटेलिजेंस होते हैं जैसे हमें कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की या किसी इस तरह किसी चीज़ की या फिर काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जैसे ही उनसे कोई सवाल इस तरह का मैथमेटिक्स के मुतालिक पूछा जाता है, वो फ़ौरी उसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो मतलब उन्हें कैलकुलेशन करनी पड़े या उन्हें सोचना पड़े। जैसे कि अगर हम किसी के मतलब 8 मल्टीप्लाई समथिंग इस तरह हम उसको कुछ सोच कर या फिर काउंट करके जवाब देंगे, लेकिन जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनकी होती है वो बग़ैर मतलब कैलकुलेशन के इस तरह उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना होता है कि वो उसका सॉल्व आउट करके फ़ौरी उन्हें हमारी तरह सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो प्रॉपर्ली आंसर बता देते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हैं ये इस तरह इनमें मतलब इनेट बाय बर्थ जो होती हैं, जैसे कि ये लर्न आउट करने का जो अडॉप्ट करने का चीज़ों को ख़ास तौर पर लिटरेचर और निसाब को लर्न करने की जो इंटेलिजेंस है इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह के एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छा है तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उसकी। स्पेशल इंटेलिजेंस, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ऐसी इंटेलिजेंस जो बाय बर्थ हो, जो इनेट हो, वो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अक्सर शुरू जो ये आर्टिस्ट वगैरह होते हैं कुछ का इंटरेस्ट होता है वो उस पर आर्ट्स वगैरह का काम करते हैं, इस तरह आर्टिस्ट बनते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में बाय बर्थ या बहुत छोटे होते ही एबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर लेते हैं। इसके बाद आती है 6 पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है कि हम ये लोगों से इंटरेक्ट करने की सलाहियत है। ऐसे लोग जो हैं वो ताल्लुकात बनाने में बहुत माहिर होते हैं और वो बहुत जल्दी किसी से बॉन्डिंग अच्छी कर लेते हैं। वो इंटरेक्ट उनका जो है वो दूसरों के साथ वो बहुत ज़्यादा वो स्किल होती है उनकी कि वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो ये है कि किसी के बंदे को नॉलेज ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ ऑन सेल्फ, उसका मतलब है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है उसे समझने की सलाहियत, या किसी के और उसकी अपनी एबिलिटी क्या है, मतलब उसकी अंदर जो इंटेलिजेंस है या फिर उसको ख़ुद उसने तलाश करना है। और यूजुअली मतलब ये अमूमी लोग इस चीज़ में इंटेलिजेंस नहीं होते। ये ज़्यादातर जैसे जो वली हैं या अम्बिया कराम हुआ करते थे वो इसमें आते हैं। ये इंटेलिजेंस उन्हीं में ही मोस्टली होती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग नेचुरलिस्टिक तौर पर इंटेलिजेंस होते हैं, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई पैटर्न इन नेचर, जो नेचर में हो रहा है या फिर वो जो नेचर को वो बहुत करीब से देखते हैं, उनकी इमेजिनेशन उनकी क्रिएशंस वगैरह वो नेचर को लेके आम लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। वो कुदरत के जो पैटर्न है उसे समझने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। अब तो हम लोग के पास जैसे मोबाइल्स हैं, वॉच वगैरह हैं, हम लोग टाइम देख लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो लोग थे जो नेचुरलिस्टिक तौर पे इंटेलिजेंस होते थे वो जो तारों की जो डायरेक्शन वगैरह देखकर टाइम बता देते थे। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। Emotional intelligence, intelligence that provides an understanding of what other people are feeling and expressing, allowing us to respond appropriately to their needs is called emotional intelligence. जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं वो ये समझने की उनमें सलाहियत होती है कि सामने वाले के इमोशंस क्या चल रहे हैं, वो कैसा फ़ील कर रहा है, मतलब कि वो खुश है या वो डिप्रेस्ड है, या उसके जो अंदर जो फीलिंग्स हैं वो क्या वो उन्हें एक्सप्रेस कर लेता है। मतलब जो उसके फेस एक्सप्रेशन से
और उसका जो रिस्पॉन्स है या उसका बात का अंदाज़ या उसका जो रवैया हुआ है उस चीज़ को समझने की जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं वो लोग मतलब उनकी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर लेते हैं कि सामने वाले बंदे के क्या इमोशंस है, वो खुश है, वो डिप्रेस्ड है या वो कैसा फ़ील कर रहा है। और इमोशनली इंटेलिजेंस ज़्यादातर मतलब उन्हीं से जिनसे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होती है वो लोग ही ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे कि हम अगर हम उदास हैं, परेशान हैं इस तरह, तो जैसे हमारी मदर्स जो हैं वो देखकर वो फ़ौरी इस चीज़ को एक्सप्रेस कर लेती हैं, वो हमसे पूछ लेती हैं कि मतलब क्या बात है, क्यों परेशान हो इस तरह। मतलब वो हमारे लिए इमोशनली इंटेलिजेंस हैं। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंस कोशेंट। In 1912, William Sutton, a German psychologist, devised the concept of intelligence quotient. इंटेलिजेंस कोशेंट ये एक मतलब मेजरमेंट का पैमाना कि हम मतलब किसी बंदे में कोई कितना ज़हीन है, इस चीज़ को फाउंड आउट करने के लिए 1912 में विलियम स्टर्न एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, उसने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो है वो कंसेप्ट दिया और उसने इसमें कहा कि जो किसी का जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो ये है कि इज़ इक्वल टू मेंटल एज, एम ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका है मेंटल एज, और सी ए जो है वो क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। मतलब कि जो उसकी मेंटल एज वो है, जैसे एक बच्चा है वो अगर 4 साल का है तो वो उसकी क्रॉनिकल एज है, मतलब जो उसका बायोलॉजिकल पीरियड है बर्थ के बाद वो उसकी क्रॉनिकल एज है। और जो मेंटल एज है कि वो जो परफॉर्म कर रहा है, वो किस लिहाज से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, वो क्या माहौल से सीख रहा है या फिर वो किस तरह लर्न कर रहा है, वो उसकी मेंटल एज है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो किसी क्लास में मतलब वो अपनी एज के हिसाब से प्रेप या 1 क्लास में है और वो उस चीज़ को और जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, बल्कि वो जो 2-3 के बच्चे हैं उनका जो मतलब उनका निसाबी कोर्स वगैरह है वो उसे भी अडॉप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि वो अगर वो ख़ुद 6-7 साल का है, उसकी जो क्रॉनिकल एज जो है वो 6-7 साल है, लेकिन उसकी मेंटल एज जो है वो 9 से 10 साल है, क्योंकि वो अपने से जो 2 साल बड़े बच्चे हैं या इस तरह उनकी चीज़ों को वो लर्न कर रहा है। तो उसने जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट था उसने यही कहा मतलब ये मेजरमेंट का पैमाना रखा कि जो मेंटल एज है उसे डिवाइड किया जाए क्रॉनिकल एज पे, फिर मल्टीप्लाई 100, तो वो जो है इंटेलिजेंस कोशेंट कहलाता है। इसमें मेंटल एज जो है इट इज़ मेजर ऑफ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज एंड हर ग्रुप, और क्रॉनिकल एज इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, मतलब जो उसकी पैदाइश के बाद से जो उसकी एज है वो उसकी क्रॉनिकल एज है। अब मेंटल एज का वो मैं पहले जैसे बताया है कि जैसे एक बच्चा है कि वो है तो 4 साल का, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर 6 साल के बच्चे वाली है तो उसकी क्रॉनिकल एज तो 4 साल है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो है वो अपनी से उसकी जो क्रॉनिकल एज से उसकी मेंटल एज जो है वो 2 साल ज़्यादा है। और उसने फिर एक टेबल भी बताया, उसने कहा कि जो लोग फिर जिस तरह के अगर हम मेजर करके निकालें कि मेंटल एज को डिवाइड करें क्रॉनिकल एज पे, तो जैसे अगर कोई 10 साल का बच्चा है उसकी क्रॉनिकल एज जो है वो 10 साल है और मेंटल एज 12 साल है, और अगर हम उसे 100 पे मल्टीप्लाई करें तो वो उसका आता है 120 आंसर। तो इसका मतलब है वो उसने कैटेगराइज कर दिया था मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि मतलब किस तरह के IQ के साथ कोई क्या कहलाएगा, तो वो वेरी सुपीरियर में आता है 120 IQ लेवल। उसने कहा कि जो 0 से 20 तक है वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, और फिर 20 से 35 तक है वो सर्व मेंटल रिटार्डेशन है,
और 35 से 50 तक जो है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। फिर 50 से 70 तक जिसका आईक्यू है वो मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन है। फिर 70 से 80 तक जिसका आईक्यू लेवल है वो बॉर्डर लाइन है। और फिर 80 से 90 तक जिसका आईक्यू लेवल है वो डल एवरेज। और फिर 90 से 110 तक जिसका है वो एवरेज। और 110 से 120 तक जिसका है वो अबव एवरेज। और 120 से 130 तक सुपीरियर। और 130 से 140 तक वेरी सुपीरियर। एंड 140 अबव जो है वो जीनियस इन इंटेलिजेंस। ये उसने एक टेबल बनाया था जिसके लिहाज से मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन के थ्रू फाउंड आउट किया जा सकता था कि कोई मतलब उसकी किसी की मेंटेलिटी का जो लेवल है वो क्या है, वो सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है। अगर वो 140 प्लस है तो वो जीनियस है। And my presentation topic is assessment of intelligence. असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में मैं आज इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करूंगी। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस करा है और कब कराएं। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, ये इंटेलिजेंट लेवल जो मेंटल लेवल जो है उसकी कैपेसिटी या उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, मापने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट जो है ये अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में इंट्रोड्यूस कराया था। अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में ये टेस्ट किए थे। ये पेपर पेंसिल का टेस्ट था और सबसे पहले ये 13 साल के बच्चे पर यूज़ किया गया था। अल्फ्रेड बिनेट को जो है फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्फ्रेड ने ही दिया था। अल्फ्रेड जो है ये फ्रांस के थे और इन्होंने जब इंटेलिजेंस टेस्ट दिया वो फ्रांस की ही लैंग्वेज में था। तो बाद में जो है 1910 में गार्डियर्ड ने जो है फ्रांस से इंग्लिश में इंटेलिजेंस जो है उसको, उसकी जो लैंग्वेज है फ्रांस से उसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया था। 1911 में जो है बिनेट और इसके साथ एक इनके असिस्टेंट थे साइमन, उन्होंने दो टेस्ट इंट्रोड्यूस कराए, दो टेस्ट दिए, दो टेस्ट बनाए थे बच्चों। वो टेस्ट क्यों बनाए थे? बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल देखने के लिए, उनकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज उनका पता लगाने के लिए दो टेस्ट जो हैं उन्होंने बनाए थे। मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो बच्चे की रियल एज होती है और मेंटल एज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर एक 4 क्लास का बच्चा है उसकी उम्र 7 साल होती है, ठीक है। एक 4 क्लास का बच्चा है उसकी उम्र जो है वो 7 साल होती है, उसकी रियल एज कितनी है? 7 साल है। अब उसकी मेंटल एज क्या है? मेंटल एज मतलब एक 4 क्लास का बच्चा है और वो 8 क्लास के बच्चे जितनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यानी कि वो 8 क्लास की बुक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है, उसे समझ रहा है, उसके लिए उस सारी जो उसके उसे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो उसका अब 8 क्लास के बच्चे की जो है वो एज कितनी होती है? वो तकरीबन 13 साल होती है। तो अगर 4 क्लास का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा 13 साल जितने बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, चौथी क्लास का बच्चा जो है वो 8 क्लास तक जो है वो 8 क्लास के बच्चे की बुक्स को इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि मेंटल एज उसकी जो है वो 13 साल है, जबकि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 7 साल है। यानी कि 7 साल का बच्चा जो है वो 13 साल जितने परफॉर्मेंस दिखा रहा है 4 क्लास में, ठीक है। 1912 में फिर आईक्यू का फार्मूला आया। आईक्यू का फार्मूला वो विलियम स्ट्रिन ने दिया। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। फिर 1916 में जो है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आया और स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट क्या था? इसमें इसका था कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मतलब एक 4 क्लास का बच्चा है, वो 5th क्लास की बुक्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, बस वो जो उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना है कि वो अपनी ही क्लास में इतनी परफॉर्मेंस अपनी ही क्लास में अपना काम को कवर कर सकता है, बल्कि 5th क्लास के या 8th क्लास के। आगे है जी आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले ये मिलिट्री पर अप्लाई किया गया था। जब सबसे पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम जो है 1917 में जो है ये रॉबर्ट शक्स ने बनाया था,
ठीक है। इस टेस्ट को आर्मी अल्फ़ा टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है मेंटल लेवल को देखा गया था, क्योंकि मेंटल लेवल को जानने के बाद ही जो है हम जो इनकी लीडरशिप पोजीशंस को साइन करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्जर्स पे ये जो सोल्जर्स के लिए ये टेस्ट तब हुआ था पहले जब वर्ल्ड वॉर हुई थी। तब ये टेस्ट इसलिए हुआ था कि उनका जो मेंटल लेवल को देखकर उनको उनकी पोजीशंस जो है ना वो साइन करनी थी। और ये जो है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट जो है ये पढ़े लिखे जो है सोल्जर्स के लिए था। ये वर्बल था इसमें, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ था, तो ये पढ़े लिखे सोल्जर्स के लिए था। आगे है जी आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? ये भी परफॉर्मेंस देखने के लिए उनका इंटेलिजेंस टेस्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ठीक है। इसमें भी सोल्जर्स का मेंटल लेवल देखने के लिए किया गया था। इसकी भी टाइमिंग जो है वो सेम थी, यानी कि 1917 में जो है इसको भी इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें अब ये अल्फा आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? इसमें एक चार्ट के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू इनके मेंटल लेवल को चेक किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पर्पस। इसके पर्पस क्या थे? इसमें कुछ सोल्जर जो थे वो पढ़े लिखे थे और कुछ जो थे वो अनपढ़ थे, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसमें दुनिया मुख्तलिफ मुल्कों से जो है सोल्जर्स थे, जिनमें कुछ जो है जिनकी लैंग्वेज किसी की कोई लैंग्वेज थी, किसी की कोई थी, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट था आर्मी का। इसमें टेस्ट की टाइमिंग जो है वो थी इसमें आर्मी अल्फ़ा टेस्ट में जो है इसकी टाइमिंग जो थी वो 40 से 15 मिनट्स थे। और ये जो था ये कंडक्ट हुआ था 100 से 200 लोगों के दरमियान ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट जो है इधर जो है अल्फ़ा लिखा हुआ है, लेकिन सॉरी ये बीटा यहाँ पर होना था, मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो आर्मी बीटा टेस्ट क्या है? ये भी जो था ये नॉन वर्बल टेस्ट था, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट ही था। इसका टाइम जो था वो था 15 से 16 मिनट का था। इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हमने पिक्चर्स को देखकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। उस पिक्चर्स को पहले अंडरस्टैंड करना होता है एंड देन उसमें जो उसका जो आंसर होता है उसको देना होता है। यानी कि पिक्चर्स को समझना थोड़ा ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता, इसलिए इसकी थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा थी। और ये जो था ये 60 लोगों का ग्रुप था, जिसमें ये टेस्ट जो था 60 लोगों का ग्रुप में ये टेस्ट किया गया था। यानी कि इसके जो अल्फ़ा टेस्ट की टाइमिंग थी वो 14 से 15 मिनट थी और वो 100 से 200 लोगों के दरमियान वो टेस्ट किया गया था। लेकिन ये 8th क्लास के बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा रहा, तो हम उसको लिखेंगे कि मेंटल एज जो है उसकी वो भी 4 क्लास के बच्चे की वो भी 7 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 7 है। और उससे अगर मल्टीप्लाई करें 10 से, तो क्योंकि जो है उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। आंसर हमारी तरफ जो आएगा वो सिर्फ 100 आएगा। मतलब कि वो अपनी क्लास में उतनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है जितनी उसे दिखानी चाहिए, ठीक है। मतलब वो उसमें 100% वो मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो क्या है 5th क्लास के बच्चे की या 8वीं क्लास के बच्चे की जो है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको अल्फ़ा टेस्ट के बारे में बताऊंगी। अल्फ़ा और बीटा टेस्ट जो हैं ये क्या होते हैं? अल्फ़ा टेस्ट जो होते हैं इनमें लैंग्वेज का यूज़ होता है, ये वर्बल होते हैं, ठीक है। और बीटा टेस्ट क्या होता है? बीटा जो है वो नॉन वर्बल होते हैं, यानी उनमें कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। अल्फ़ा जो है वो लिटरेट पीपल्स के लिए होता है, या कर लें पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। और जो बीटा है वो जो है इलिटरेट के लिए होता है, यानी कि वो अनपढ़ लोगों के लिए भी होता है। क्योंकि अल्फ़ा जो है वो वर्बल होता है, उसमें लैंग्वेज का यूज़ होता है। और जो बीटा टेस्ट है उसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। वो क्या होता है वो इसमें यानी कि वो डायग्राम्स की शक्ल में हो सकता है, पिक्चर्स की शक्ल में हो सकता है, पजल्स हो सकते हैं, यानी कि उनको समझ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बीटा टेस्ट मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, इलिटरेट पीपल्स के लिए यूज़ होता है। इसमें पिक्चर्स, सिंबल्स वगैरह जो है इसका यूज़ होता है। इसको हम देख के हम जो है वो उस टेस्ट को
मतलब यानी कि इसमें लैंग्वेज का बीटा में लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, अल्फ़ा में होता है। इसमें पिक्चर्स बनी होंगी, डायग्राम्स बनी होंगी, हमें उसे अंडरस्टैंड करके उनका आंसर देना होता है। आगे है जी आगे आता है अल्फ़ा और बीटा टेस्ट को जो है ना अल्फ़ा और बीटा टेस्ट जो हैं उनको जो है एल्मंड-फोर्ड क्वालिफ़िकेशन टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इधर बात करें इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। 2 तरह के टेस्ट उन्होंने वो जो अल्फ्रेड और साइमन ने कराए थे, वो 2 तरह के टेस्ट थे। इंडिविजुअल टेस्ट भी इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं। अब जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो वर्बल में भी हो सकते हैं, यानी उनमें लैंग्वेज का यूज़ भी हो सकता है, और वो पिक्चर्स और सिंबल्स और इस तरह जो है नॉन वर्बल थे बीटा टेस्ट। इनमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं था, पिक्चर्स वगैरह थी जिससे उसको अंडरस्टैंड करके देन उसका आंसर देना होता था। और जो बीटा टेस्ट है वो लैंग्वेज में थे, बस उसका जो है एमसी वो बेसिकली लैंग्वेज में किस तरह होते थे, एमसीक्यूज में होते थे, ट्रू फॉल्स में होते थे। बीटा टेस्ट वाले मतलब उनमें इनका जो है एमसीक्यूज होते थे, यस और नो में आंसर देना होता था, या जो उसमें ट्रू फॉल्स में आते थे। और बीटा टेस्ट जो है वो उसमें उनकी पिक्चर्स लगी होती थी, उनको अंडरस्टैंड करना होता था। आगे है जी ये कंडक्ट कब हुआ, क्या गया था। ये क्लासिफाई करने के लिए सोल्जर्स की मेंटल एबिलिटी को देखने के लिए और इसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिपोर्ट तैयार की गई थी कि उनकी सोल्जर्स का मेंटल लेवल देखते हुए उनकी मेंटल एबिलिटी को देखते हुए क्या किया था, उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी रिपोर्ट्स तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट्स में हर एक सोल्जर की जो है मेंटल रेटिंग की गई थी और उसके अकॉर्डिंग ही उनको उनकी जो है पोस्ट साइन की गई थी। यानी कि इसमें क्लासिफाई जो सोल्जर्स थे, जो सिलेक्टेड सोल्जर्स थे, उनका मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए एबिलिटी को रिपोर्ट किया गया था, उनकी मेंटल रेटिंग की गई थी और उसके अकॉर्डिंग ही उनको फिर उनकी पोस्ट साइन की गई थी। वर्ल्ड वॉर के मौके पर बेसिकली ये था कि वर्ल्ड वॉर के मौके पर इनका ये जो उन्होंने ये टेस्ट उनको पोस्ट साइन करनी थी, उनकी मेंटल उसमें देखना था कि इसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है और इसकी क्या पोस्ट, इसको कौन सी पोस्ट दी जाएगी ना, मतलब उसका जो मेंटल एबिलिटी कितनी है और उसके मुताबिक ही उनको जो है पोस्ट असाइन करना था। थैंक यू। एंड नेक्स्ट जो है वो आपको तुबा और तहज़ीब जो हैं WSR का जो है वो बताएंगे। शुक्रिया।